हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह टॉपिक हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और यह बड़ा स्कोरिंग भी है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विद्युत द्विध्रुव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले समझेंगे कि आखिर विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव में हम कहते हैं कि जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, ध्यान दीजिए, ये हमने एक आवेश ले लिया, ये दूसरा आवेश ले लिया। यदि इस आवेश को मैं कहूं कि ये ऋण आवेश है तो दूसरा कैसा आवेश होना चाहिए? धन आवेश होना चाहिए। अब हम क्या कह रहे हैं? समान परिमाण के दो विपरीत आवेश। तो यदि ये माइनस क्यू आवेश है तो इसका परिमाण भी इतना ही होगा, यानी कि प्लस क्यू होगा। दूसरे शब्दों में कहूं कि यदि यह -2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का आवेश है, तो ये वाला क्या होना चाहिए? +2 कूलाम का आवेश होना चाहिए। तो डेफिनेशन हमारी कैसे बनती है कि विद्युत द्विध्रुव का अर्थ है कि जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस निकाय को, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो मुझे लगता है बहुत बहुत आसान है कि हमने दो आवेश ले लिए, एक ले लिया -q आवेश, एक ले लिया हमने +q आवेश। इनके परिमाण समान है, दोनों के q q हैं, लेकिन इनके आवेश विपरीत है। ये माइनस का है तो ये प्लस का है। और इनके बीच की जो दूरी हम लेते हैं ये अल्प दूरी लेते हैं। आप ये ध्यान रखना, इनके केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी ये अल्प दूरी होगी। और इसे आप किसी भी, हम कह सकते हैं, संकेतांक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बीच की जो दूरी है यह है अल्प दूरी। तो ये जो निकाय बनता है, ये जो सिस्टम बनता है कि दो विपरीत आवेश समान परिमाण के लेकिन विपरीत और उनके बीच की दूरी अल्प हो, तो इस निकाय को हम नाम क्या दे देते हैं? विद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैं लिखवा दूंगा कि जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस व्यवस्था को, इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमने यहां दर्शा रखा है दो विपरीत आवेशों का एक सूक्ष्म तंत्र। तंत्र मतलब वही निकाय। तंत्र मतलब क्या हो गया? इसको हम निकाय भी कह सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में सिस्टम भी कहते हैं। ये तो अब डेफिनेशन यहां पर क्लियर है। जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, एक -q है तो दूसरा +q है, एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दूरी होनी चाहिए ये बिल्कुल अल्प होनी चाहिए, बहुत अल्प होनी चाहिए, पर स्थित होते हैं, तो इस निकाय को हम क्या नाम दे देते हैं? विद्युत द्विध्रुव नाम देते हैं। तो इस तरीके से हम इस निकाय को बना सकते हैं। एक +q आवेश, एक -q आवेश, उनके बीच की दूरी हमने 2a ले ली और ये आवेशों का परिमाण क्या होगा? बिल्कुल समान होगा, लेकिन उनकी, हम कह सकते हैं, मात्राएं क्या होगी? विपरीत। तो इसको हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब समझेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम पोल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, द्विध्रुव की तीव्रता भी कहते हैं। वो ये बताती है कि कोई विद्युत द्विध्रुव कितना अधिक शक्तिशाली है अथवा कितना अधिक वीक है। इसको करने के लिए हम, ये हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, एक +q आवेश है, एक -q आवेश है, बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण मान लेते हैं कितना है? q। क्योंकि देखिए इसमें भी आवेश की मात्रा कितनी है? q। इसमें भी आवेश की मात्रा कितनी है? q। बस अंतर क्या है? ये +q आवेश है, ये -q आवेश है, प्रकृति विपरीत है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो कि यहां 2a है, इसके गुणनफल को हम उस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर होता है Q × 2a। तो यही से हम फार्मूला लिख सकते हैं, P बराबर 2QA। और यह हमारा क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है।
इंपॉर्टेंट बात समझना, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है यह एक सदिश राशि है। ध्यान रखना, हम क्या कह रहे हैं, P कैसी है राशि है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने फार्मूला लिखा P बराबर Q मल्टीप्लाई 2A, तो P बराबर हमने कहा 2QA आ गया, और ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। क्या निकल गया, विद्युत द्विध्रुव, और ये है आघूर्ण, ये हमने निकाल दिया। अब हमने कहा P कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यदि सदिश राशि है तो निश्चित रूप से इसकी एक दिशा भी होगी। तो आपने ध्यान रखना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। वैद्युत क्षेत्र में धन से ऋण की तरफ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की होगी। क्या लिखेंगे, P की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की और होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है। इस बात को समझना है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मैं बनाऊं तो मैंने कहा ये आवेश हमारे पास क्या था, माइनस क्यू आवेश, यहां हमारे पास आवेश क्या था, ये था प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों के जो बीच की जो दूरी थी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी हम कह सकते हैं, ये कितनी थी, 2a, ये दूरी थी हमारी। तो अब P की दिशा क्या होगी, जो P होगा हमारा उसकी दिशा ऐसी होगी। यदि मैं P को लिखूं तो ये माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी कि इसकी दिशा ये वाली होगी, ये P की दिशा होगी। P कैसी राशि है, सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी, और ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी हमें पता चले। तो मुझे लगता है बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी दिशा को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा और उसकी विमा भी कैलकुलेट करेंगे। कई बार आपसे एक नंबर के प्रश्न में उसकी मात्रक पूछ लेते हैं और बहुत बार उसकी विमा भी पूछ लेते हैं। तो क्या करेंगे, मात्रक और विमा निकालेंगे। मात्रक तथा विमा, समझना हमारे पास जो सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, वो सूत्र है P बराबर 2QL, ये सूत्र है, जहां Q किसी एक आवेश का परिमाण है और 2L या 2A हमने लिया था, 2A लिया था तो 2A ही लिखते हैं। P बराबर 2QA ऐसे ही लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि Q क्या है, आवेश का परिमाण है, 2A उनके बीच की दूरी है। अब इसका मात्रक लिखेंगे, तो इसका सबसे पहले मात्रक देखें तो देखिए P तो P रह गया, 2 तो एक संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो लिख लेंगे यहां पर कूलाम। और 2A क्या थी, दूरी थी, और दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो लिख लेंगे कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक क्या आ गया, कूलाम मीटर, इसका मात्रक आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसकी विमा क्या होगी, विमा क्या होगी P की, तो आपको पता होना चाहिए P की जो विमा होगी, P की जो विमा होगी वो क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी कूलाम। कूलाम क्या है, आवेश, इसकी विमा क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है, क्योंकि Q बराबर किसके होता है, IT के। विद्युत धारा का आपने पिछली क्लासों में सूत्र पढ़ा होगा, I बराबर होता है Q/T। विद्युत धारा बराबर होती है आवेश प्रवाह की दर, कि किसी भी चालक से प्रति सेकंड जितना आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है, उस प्रवाह दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र में I होता है विद्युत धारा, Q होता है आवेश की मात्रा, और T होता है समय अंतराल। वहां से हम निकालते हैं Q बराबर IT। क्योंकि आवेश एक मूल भौतिक राशि नहीं है, मूल भौतिक राशि है हमारे पास विद्युत धारा, तो उसके पदों में इसका मात्रक निकालेंगे। तो देखिए Q कूलाम आ गया, I को किस में नापते हैं, एम्पियर में, और समय T को किस में नापते हैं, इसको मापते हैं सेकंड में, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम।
तो इसका मतलब है हम कूलाम को एम्पियर गुणा सेकंड लिख सकते हैं। अब यदि विमा निकालनी हो तो क्या लिखेंगे? एम्पियर एक भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है, तो इसका मात्रक होगा ए से रिप्रेजेंट करेंगे विमा के रूप में, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और इसकी विमा क्या क्या लिखते हैं? टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कूलाम को हम विमीय रूप में ए टी लिख सकते हैं। उस ए टी को यहां पर लिख लेंगे, तो कूलाम का क्या आ गया? ए टी, और साथ में हमारे पास क्या आ गया? मीटर के लिए आ गया एल लंबाई। तो पूरा मात्रक क्या आ गया? पूरा मात्रक निकल गया एल टी और ए। इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? इसकी विमा को ज्ञात कर सकते हैं। आप कह रहे होंगे सर आगे पीछे क्रम क्यों करा? कि सामान्यतः हम जितनी भी विमाएं लिखते हैं उन सब में सबसे पहले एम लिखा जाता है, फिर एल लिखा जाता है, फिर टी लिखा जाता है, और उसके बाद यदि ताप की है या एम्पियर की है तो उस विमा को बाद में लिखा जाता है। तो ये हमारे लिखने का क्रम होता है। इसलिए हमने सबसे पहले एल लिखा, फिर टी लिखा, फिर ए लिखा, क्योंकि हमारे पास एम तो था नहीं। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी विमा आ गई। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो एक नंबर के प्रश्न में क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं? पहला पूछ सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा दीजिए, जो मैंने आपको बताई। समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा आपसे पूछते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताइए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर दोनों में से एक आवेश का मान, जैसे Q, और दोनों के बीच की दूरी यदि 2a है तो 2a लिख लेना, 2l है तो 2l लिख लेना, आसान है। तो P बराबर 2Q, a के बराबर आपका आ गया। तीसरा आपसे पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना कूलाम मीटर होगा। चौथा आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या होगी, तो आपको पता है L ही a के बराबर होगी। तो मुझे लगता है एक एक नंबर के यहाँ सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब विद्युत द्विध्रुव की इन्हीं बातों को ऐसे भी समझ लेते हैं जो मैंने आपको बात समझाई कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, दोनों के बीच की दूरी ए थी। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा पी होगा, और पी की दिशा क्या होगी? माइनस से प्लस की ओर होगी। इसने दिशा भी आपको बता रखी है, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो सारी की सारी आपकी आ गई। तो मात्रक कूलाम तरीके से लिख सकते हैं। ये सारी बातें हमारी होगी। आगे चले। अब भौतिकी दुनिया में विद्युत द्विध्रुव का क्या महत्व है, तो क्या इंपॉर्टेंस है? तो केमिस्ट्री में बहुत सारे आपको ऐसे कैसे कह सकते हैं कंपाउंड मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जिसमें विद्युत द्विध्रुव का इस्तेमाल वास्तव में होता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि जो जल का जो अणु होता है वह भी एक विद्युत द्विध्रुव का ही निर्माण करता है। तो व्यवहारिक जीवन में भी इसका काफी अधिक उपयोग है। चलिए आगे बढ़ें। अब हमने विद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। ध्यान दीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो दोनों डेरिवेशन होते हैं बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप पिछले साल के यदि कुछ सालों के यदि वो निकाल के देखेंगे, PYQ निकाल के देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको इस टॉपिक में से एक प्रश्न वहां आपको जरूर मिलेगा, 3 नंबर का या 2 नंबर का, और बहुत बार यदि डिटेल में आता है तो ज्यादा नंबर का भी हो जाता है। तो ये दो स्थितियां हैं जिस पर हम विद्युत द्विध्रुव की, एक है अक्षीय स्थिति, एक है अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों को कंपैरिजन हमने यहां पर दिखा रखा है, लेकिन लास्ट में जाकर के जब हम दोनों को निकाल लेंगे तब आपको असलियत में उनका कंपैरिजन बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशन को, और सबसे पहले लिखते हैं आज विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव बनाया है। सबसे पहले यहां पर लिख लिया मैंने माइनस क्यू आवेश, यहां पर ले लिया माइनस, ऐसे गोला बना दिया, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू आवेश, और इससे कुछ दूरी पर यहां पर हमने ले लिया ये है प्लस क्यू आवेश। क्लियर होगी बात? इन दोनों के जो बीच की जो दूरियां हैं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को मैंने कहा कितना है, मान लेते हैं ये 2a है। बीच की दूरी कितनी है? 2a है, जिसे आप विद्युत द्विध्रुव की लंबाई भी कह सकते हो, 2a है। अब इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं ये बिंदु है मेरे पास a, जहां पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। दूसरा बिंदु ये है b, जहां पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है।
ये मिलकर के वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि A तथा B के बीच की दूरी 2a है तो हम कह सकते हैं इनका कोई मध्य बिंदु भी होगा। तो मध्य बिंदु ठीक मैंने यहां ले लिया और इस बिंदु को मैंने नाम क्या दे दिया, O नाम दे दिया। इसका अर्थ यह भी है कि O से A की जो दूरी है वो A होगी और O से B की भी जो दूरी होगी वो भी A के बराबर होगी। मुझे लगता है काफी आसान है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि A से B तक की कुल दूरी कितनी थी, 2a। यदि O मध्य बिंदु है तो O से एक सिरे के बीच की दूरी भी A होगी और O से दूसरे सिरे के बीच की दूरी भी A ही होगी। क्लियर होगी बात? अब समझना है, ये मैंने बनाया केवल विद्युत द्विध्रुव, केवल अभी तक। अब है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का क्या मतलब होता है? विद्युत द्विध्रुव की अक्ष होती है कि दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, सीधी रेखा, इसी को यदि मैं दोनों तरफ बढ़ा दूं, इस तरीके से मैंने इसको बढ़ा दिया और इधर भी आप चाहो तो इधर भी बढ़ा सकते हो, तो ये जो रेखा होती है ये इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। यानी कि दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होगी वह विद्युत द्विध्रुव की क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी। और उस अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लेते हैं इस अक्ष पर मैंने यहां पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं P। तो ये जो बिंदु होगा, ऊपर लिख लेते हैं इसको, ये बिंदु है P। इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, काफी आसान है बच्चों। थोड़ा फोकस होकर के, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आपको लग रही हो, लेकिन आप यदि थोड़ा सा फोकस रखेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आपको ये टॉपिक यही क्लास खत्म होने से पहले आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए आपका अच्छा प्रश्न आपका तैयार होगा। तो देखिए, हमने कहा ये P बिंदु है जो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसको कहते हैं अक्षीय स्थिति पर। अब इस P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इस P की जो दूरी है वो R है। कितनी दूरी ली, R। यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी है, R है। अब मुझे P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना, मैं लिखता हूं इन बातों को। माना वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से P की दूरी R है। ये हमने ले लिया था खुद से, कितनी दूरी है, R। तो सबसे पहले देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले प्लस Q आवेश द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि ये प्लस Q आवेश B बिंदु पर स्थित है, इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र है उसको E से रिप्रेजेंट करेंगे। वैद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E से रिप्रेजेंट करेंगे और मैं नीचे लिख लूंगा EB। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा समझना, आपको सूत्र पता होना चाहिए एक वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, मैं कहां पर लिखूं आपके लिए, एक वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है Q/R। किसी Q आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/R की जगह आता है R²। ये होता है सूत्र, बहुत आसान है। अब इस सूत्र को हमने यहां अप्लाई करना है। तो देखिए आवेश कहां है, प्लस Q। किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर। अब B से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, सबसे पहले ये समझ। तो देखिए O से लेके P तक की दूरी है R और O से लेके B तक की दूरी कितनी है A। तो R में से यदि A घटा दूं तो आ जाएगा R-A। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से यहां के बीच की जो दूरी होगी वो होगी R-A, ये होगी। तो अब सूत्र लिख लेते हैं, EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आवेश का मान तो कितना है Q, तो लिख लेंगे Q बटे B से लेके P तक की दूरी वो कितनी है R माइनस ए, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा R माइनस ए का स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला सेम हमने यहां पर अप्लाई करा है, तो ये मेरे पास निकल के आ गया। अब सोचिए इस विद्युत क्षेत्र यदि है तो इसकी दिशा क्या होगी। आपको पता है ये धन आवेश है, तो धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर रहती हैं। तो यदि मैं प्लस ये जो P बिंदु है यहां पर कल्पना करूं एक परीक्षण आवेश की, परीक्षण आवेश क्या होता है प्लस Q नॉट। P पर मैंने क्या माना है, मान लेते प्लस Q नॉट एक परीक्षण आवेश है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर ये प्लस Q आवेश प्लस Q नॉट या परीक्षण आवेश बाहर की ओर भागेगा, दूर भागेगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो यानी कि यहां पर ऐसे में इसको प्रदर्शित कर सकता हूं, और ये किसकी दिशा है EB। B बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा EB होगा, और दिशा इसकी बाहर की ओर है, यानी कि B से P की ओर। मैं लिख सकता हूं क्या है B से P की ओर। आसान हो गया, दिशा आपको पता चल गई। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे निकालना है ये माइनस Q आवेश भी इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करेगा, बनाएगा। तो माइनस Q आवेश के कारण देखते हैं P पर कितना विद्युत क्षेत्र बने। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, लिखते हैं माइनस Q आवेश द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला क्या आ गया E, क्योंकि माइनस Q आवेश A बिंदु पर स्थित है इसलिए मैं लिख सकता हूं इसको EA। आसान हो गया। सूत्र हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस आवेश का परिमाण कितना है, केवल परिमाण ले रहे हैं इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा, यह आ जाएगा Q बटे। अब A से लेके P तक की दूरी कितनी है, क्योंकि ये जो माइनस Q आवेश है इससे P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो माइनस Q आवेश से P की दूरी कितनी होगी ये निकालनी होगी। आपको पता है O से लेके P तक की दूरी कितनी है R, और इस O से लेके A तक की दूरी कितनी है, यह है A। तो टोटल दूरी कितनी होगी, इस R दूरी में ये जो यहां से लेके यहां तक की दूरी है R, इसमें A दूरी जोड़ दूं तो मेरे पास A से लेके P तक की दूरी आ जाएगी। बस इसे ऐसे ही लिखना है। तो मैंने कहा यहां पर मैं इसको लिखूं ये दूरी, तो क्या आ गया R प्लस A, और ये हमारे पास टोटल दूरी है। तो क्या आ गई दूरी R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो A बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र हमने P पर निकाल लिया। अब बात है इसकी दिशा क्या होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखने पर, धन आवेश को रखने पर जो दिशा बनती है वह होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा। जैसे मैंने यहां पर प्लस Q नॉट आवेश की कल्पना करी थी रखने की, तो प्लस Q नॉट आवेश इधर भागा था तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब माइनस Q आवेश है, फिर से प्लस Q नॉट आवेश को मैंने यहां पर कल्पना करी कि ये यहां पर रखा हुआ है, ये किस दिशा में गति करेगा, इस दिशा में गति करेगा। तो माइनस Q आवेश के कारण इस P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। और इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण कितना है EA है, क्योंकि A बिंदु पर है माइनस Q आवेश। तो ये किसका मान आ गया, EA का मान ये आ गया। अब इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा P से लेके किधर की ओर है, A की तरफ है, PA दिशा में। तो लिखेंगे P से A दिशा की ओर। ठीक है, तो अब P पर दो आवेशों के कारण दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपको निकालना है। लेकिन समस्या क्या है कि दोनों के दोनों एक ही दिशा में दोनों नहीं है, दोनों विपरीत दिशाओं में हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो लिखेंगे अतः P पर EA तथा EB द्वारा उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, ये टोटल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर EA प्लस EB के बराबर होगा, लेकिन ये विपरीत है इसलिए दिशा के साथ लेंगे। अब किससे किसको घटाएंगे, क्योंकि विपरीत है तो इनका अंतर ही आएगा। तो ध्यान देना EB का मान बड़ा होगा EA से। क्यों बड़ा होगा ये समझिए, क्योंकि प्लस Q आवेश
और माइनस क्यू आवेश इन दोनों के परिमाण बराबर है, मात्राएं बराबर है। और प्लस क्यू आवेश पी बिंदु से पास में है, ज्यादा नजदीक है, इसलिए इसके द्वारा इस पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा EB, उसका परिमाण थोड़ा ज्यादा होगा किसके तुलना में, EA की तुलना में, यानी कि माइनस क्यू आवेश की तुलना में, क्योंकि माइनस क्यू आवेश इस P बिंदु से प्लस क्यू की अपेक्षा ज्यादा दूरी पर है, ये दूरी पर है, इसलिए EB का मान बड़ा होगा EA से। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आ गया EB माइनस EA, इसके बराबर होगा। ठीक है, अब मैंने कहा इस वाली को मैंने मान लिया था ये है समीकरण 1, ये कितनी होगी समीकरण 2, तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, इसको समीकरण 3 ले लेते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर, तो चलिए मान रखते हैं। E बराबर EB माइनस EA है, इसको आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा E, सबसे पहले EB का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, तो EB का मान कितना है, EB का मान है Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, क्या गया Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस का निशान। अब किसका मान आएगा, EB माइनस EA, और EA का मान कितना है, ये है EA का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब जो कॉमन है इन दोनों में वो बाहर लिख लेंगे, तो क्या आ गया, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q, दोनों में है तो Q बाहर आ गया, बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पर कितना बच गया, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया, माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ गया। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम लेना है, यानी कि औसत लेना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे हर में दोनों को लिख लीजिए, R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पर क्या आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर, दोनों के हर लिख लिए। अब इसकी यहाँ कैंची कार्ड गुणा और इसकी यहाँ पर कैंची कार्ड गुणा, तो R माइनस R प्लस A स्क्वायर की एक में गुणा होंगे तो क्या आ गया, R प्लस A का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान है, R माइनस A के होल स्क्वायर की इस वाले एक में गुणा होगी, कैंची कार्ड ऐसे में गुणा, तो क्या आ गया, R माइनस A का होल स्क्वायर, ये आ गया। मुझे लगता है कठिन नहीं है, आसान है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको यदि खोल दूं तो ये सूत्र, हमारे पास दो सूत्र निकल के आते हैं, मैं यहाँ पर सूत्र लिख लेता हूँ। एक होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और दूसरा सूत्र होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो देखिए पहला A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या बनेगा, R स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस B की जगह है A, B स्क्वायर प्लस 2AB, 2RA आ गया। अगला है R माइनस A का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का निशान लगाया, मंजिला ब्रैकेट लगाया, R माइनस A यानी कि A माइनस B का स्क्वायर, तो सूत्र क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2RA, ये मंजिला ब्रैकेट आ गया, साथ में बड़ा ब्रैकेट, उसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R माइनस A और ये हो गया R प्लस A, और इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, देखिए R माइनस A का भी स्क्वायर है और R प्लस A का भी स्क्वायर है, तो मैंने ब्रैकेट में दोनों को लिखा और फिर बाद में टोटल स्क्वायर कर दिया, कर सकते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों सूत्रों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, अब एक और सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर फिर से सूत्र इस्तेमाल करेंगे। सूत्र हमारे पास होता है, एक सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर A माइनस बी इंटू A प्लस बी। इस सूत्र का भी हम उपयोग करेंगे, कहाँ पर करेंगे, यहाँ देखिए A R माइनस A इंटू आर प्लस ए, तो A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसलिए इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। चलिए करते हैं।
सॉल्व करें इसको तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है हमारा E, तो लिखेंगे यहाँ पर E बराबर सबसे पहले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसे लिख लेंगे, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख दिया। अब हर में क्या लिखेंगे, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो मैंने कहा ये इसका सूत्र आ गया, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर का था, ब्रैकेट के बाहर का भी क्या है स्क्वायर, तो इसके यहां पर भी क्या लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया। अब अंश पे ध्यान देना, अंश है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है, तो लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। अब आपने ध्यान देना है माइनस से इस ब्रैकेट को खोलना है, तो माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आर स्क्वायर के आगे प्लस है, माइनस की प्लस में गुणा होती है तो माइनस आता है, फिर दोबारा भी माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इस माइनस की इस माइनस 2r में गुणा होगी तो माइनस की माइनस में गुणा होगी क्या आएगा, प्लस आएगा, तो क्या आ गया प्लस 2ra, ये हमारे पास ऐसे आ गया, इस तरीके से लिख दिया, और ब्रैकेट क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब जो चीज कटेंगी उसको काट देंगे, देखिए ये आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का है, तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का है, ए स्क्वायर से ये वाला ए स्क्वायर कट गया, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 2RA और 2RA टोटल कितना हो गया 4RA, तो क्या आ गया 4RA बटे नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास मान निकल के आ गया। इसमें थोड़ी सी चीजें आगे पीछे कर सकते हैं, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस 4RA को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई ए, ऐसे लिख सकता हूं, साथ में क्यू की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया मल्टीप्लाई क्यू और लिख लिया। अब ध्यान देना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, एक तो मैंने 2 ले लिया और ए भी ले लिया और क्यू भी ले लिया, ये 3 मैंने ले लिए, तो 2QA यानी कि 2AQ या 2QA ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो बाकी क्या बचा 2R बचा, 2R तो बचा, तो ये 2QA किसके बराबर होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर होता है। मैं इस रूप में इसको बदल रहा हूं, तो क्या करेंगे ध्यान देना, E बराबर ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया 2, और यहां आप देख रहे हो 2R अलग बच गया, मल्टीप्लाई 4 का ये जो बच गया ये 2QA या 2AQ ये आ गया, बटे नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि देखो ये 2 दूनी 4, आर का आर, ए का ए और इस क्यू का क्यू, बस आगे पीछे करके थोड़ा सा हमने इसको एडजस्ट किया। अब हम जानते हैं, चूंकि फिर से सूत्र इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास सूत्र होता है P बराबर होता है 2QA, तो ये पीछे वाला 2QA या 2AQ एक ही बात है, इसके बराबर है, तो इस 2QA की जगह हम क्या लिख लेंगे P लिख लेंगे, जो कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो चलिए करें, मान रखते हैं, तो क्या आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये गया 2R और इसकी जगह क्या आ गया P बटे नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यह अक्षीय स्थिति पर, यहां पे मैं लिख लेता हूं अक्षीय, ये अक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हमारा निकल गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका इस्तेमाल आप न्यूमेरिकल्स में कहीं भी कर सकते हैं जहां पर आपको अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कहा जाए वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन इसका एक स्पेशल केस है जिसको हम डिस्कस जरूर करते हैं और जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले इस फार्मूले को हम अगले पेज में कॉपी कर रहे हैं, फिर लिखते हैं। हमने निकाला E अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सूत्र लिखा। अब यहां पर विशेष स्थिति लिखते हैं, विशेष
स्थिति। विशेष स्थिति क्या है? हम कहते हैं यदि ए बहुत अधिक छोटा हो, किसकी तुलना में? आर की तुलना में। तो आर और ए क्या है? आपको ये ध्यान देना चाहिए। यहां पर देखिए, ए और बी के बीच की दूरी थी 2a, उसका आधा मैंने लिया ए, और आर क्या था? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेकर के जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहा है आर, वो दूरी है। तो यदि इस आर की तुलना में ये ए जो है वो बहुत अधिक छोटा है, तो उस स्थिति में हम ये स्पेशल केस लेते हैं। ये स्पेशल केस लेते हैं। यदि ए बहुत अधिक छोटा है आर के, तो ए स्क्वायर का मान अत्यधिक छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। अतः आर स्क्वायर के सापेक्ष ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर तो ये करते हैं। तो आर स्क्वायर के सामने जो माइनस ए स्क्वायर है, इसका ए स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उपेक्षा करेंगे तो सूत्र आ जाएगा ई अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या आ गया? ये आ गया 2 आर पी बटे। जब ए स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आर स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आर की घात कितनी आ गई? 4। आर की घात कितनी आ गई? 4। अब यदि घातों को काटें तो इस आर में से 3 में से एक घात कट जाएगी, कितनी बच जाएगी? 3। अब हमारे पास सूत्र क्या आ गया? हमारे पास सूत्र आ गया ई अक्षीय, यानी कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यह आ गया 2p बटे आर क्यूब। और यही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली है कि वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है 2p बटे आर क्यूब के। पहली बात। दूसरा, अक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वो अनुक्रमानुपाती होता है 1/r क्यूब के। ध्यान रखना, यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जो दूरी होती है r, उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है बेटा। ये सामान्यतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसमें आप यदि देखेंगे तो E और R में जो रिलेशन होता है, E अनुक्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर के। यदि किसी आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु से जो दूरी होती है r के, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में यह दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती या घन के व्युत्क्रमानुपाती है। 1/r क्यूब अनुक्रमानुपाती है, केवल r क्यूब की यदि बात करें तो घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या करा, आपको ध्यान हो। सबसे पहले हमने क्या करा? हमने वैद्युत द्विध्रुव को समझा, वैद्युत द्विध्रुव को समझा। दूसरा हमने समझा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और तीसरा हमने निकाला वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। ये हमने 3 पॉइंट आज की क्लास में कंप्लीट करे हैं। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट आते हैं इस क्लास में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा यदि आपको इसका जो अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यदि वो टॉपिक भी आपको लगता है कि सर वो भी करा दीजिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आप फोकस होकर देखेंगे तो निश्चित रूप से फिजिक्स आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।